हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज फिर हम आपके लिए इंडियन इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न लेकर के आए हैं और ये प्रश्न है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि भुगतान संतुलन की समस्या। जेपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं वो हर एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन ये एक गेस का क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 जेपीएससी में जहाँ तक मुझे याद है कि विदेशी व्यापार के दिशा के संदर्भ में, डायरेक्शन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार या किसी और एग्जाम में इस क्वेश्चन से आपका सामना हो। तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या क्या होती है, और फिर हम लोग इसी में ये देखने का काम करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या इनिशिएटिव लिया गया है और सरकार के द्वारा जो पहल किए गए, जो इनिशिएटिव लिए गए, उसका प्रभाव किस रूप में सामने आया। मतलब एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के तौर पर हम लोग इसको देखने का काम करेंगे। कुछ जगह पर हम आपको हिंट कर देंगे, क्योंकि फिर अगर हर बात को एक्सप्लेन करते चलेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको बताने का हम काम करेंगे, इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाए और सरकार के द्वारा जो काम किया गया है वो भी आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा काम आप अपने साइड से अगर कर लेंगे तो ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो हम लोग समझने का काम करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि भुगतान शेष, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। विदेशी व्यापार में दो शब्द आते हैं, एक भुगतान शेष और उससे पहले व्यापार शेष, ठीक है। लेकिन हम लोग यह बात करेंगे भुगतान शेष का। तो भुगतान शेष जो है वो किसी देश का एक संपूर्ण वित्तीय विवरण होता है। एक संपूर्ण वित्तीय विवरण होता है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंतर्गत किसी निश्चित समय अवधि में, ये समय अवधि 3 महीना का भी हो सकता है, 6 महीना का भी हो सकता है और साल भर का भी हो सकता है। तो किसी निश्चित समय अवधि के अंतर्गत देश का, मतलब जिस देश का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे हैं, अपने देश का बात करें तो देश का विश्व के अन्य देशों के साथ सभी प्रकार का जो मौद्रिक लेन देन होता है उसका लेखांकन, अकाउंटिंग दर्ज किया जाता है। फिर से हम इस बात को बता दें, क्योंकि बीच में हम कुछ बात भी बताते रहे आपको, कि भुगतान शेष किसी देश का संपूर्ण वित्तीय विवरण होता है, जिसके अंतर्गत किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश का विश्व के शेष देशों के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इस लेखांकन में क्या कुछ शामिल है? तो इस लेखांकन में शामिल होता है सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है और सभी प्रकार के वित्तीय पूंजी जो होते हैं उनको, या फिर वित्तीय हस्तांतरण हेतु जो भुगतान होता है उसको शामिल किया जाता है। तो इस लेखांकन में शामिल है वस्तु, सेवा और वित्तीय पूंजी, ठीक है। अगर हम लोग सामान्य रूप से इसको देखने का काम करें तो कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि वस्तु में क्या शामिल है। तो वस्तु के अंतर्गत देखिए यहां लिखे हैं दृश्य मद, विजिबल आइटम जो होगा वो वस्तु की श्रेणी में आएगा। और दृश्य मद के अंतर्गत क्या कुछ शामिल है? तो कोई भी कमोडिटी जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, कोई वस्तु प्लस सोना, स्वर्ण और चांदी, ये दृश्य मद के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरी ओर अदृश्य मद, मतलब कि इनविजिबल आइटम के अंतर्गत सेवाएं शामिल हैं। सेवाएं शामिल हैं। सेवाओं में क्या कुछ? यात्रा भत्ता या यात्रा पर होने वाला खर्च समझाएंगे फिर आगे, संचार, कम्युनिकेशन, बीमा पर, परिवहन पर, प्रबंधन पर, सॉफ्टवेयर पर, तकनीक पर, ये सेवाओं के अंतर्गत आएगा। अदृश्य मद में इनकम भी आता है, जिसको हम लोगों ने लिखा है NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, इसको भी हम समझाएंगे। और हस्तांतरण मतलब कि ट्रांसफर, क्या होगा इसमें? प्रेषण, रेमिटेंस, जो विदेशों से पैसा देश के अंदर भेजा जाता है, कोई दान, कोई अनुदान, उपहार, ये सब इनविजिबल आइटम के अंतर्गत शामिल है। और वित्तीय पूंजी में शामिल है ऋण, जमा, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, मतलब कि निवेश।
इन सभी चीजों का एक निश्चित समय में कुल लेखांकन किया जाता है और इसके आधार पर हम लोग भुगतान शेष निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा? तो इसको सामान्य शब्दों में हम लोग कहेंगे कि जब दृश्य मध्य, विजुअल ट्रेड क्या कुछ है हम आपको बता चुके हैं, जब दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य, इसको ये बता चुके हैं, के बीच आयात और निर्यात के मूल्य का जो अंतर होगा उसको ही हम लोग भुगतान संतुलन या भुगतान शेष की संज्ञा देते हैं। दृश्य और अदृश्य मद के आयात और निर्यात के मूल्यों में अंतर को ही हम लोग भुगतान शेष की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अदृश्य मतलब कि निर्यात में वो चीजें जो कि दिखती तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। यात्रा, जैसे कि यात्रा अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी खर्च होगा। ठीक है, तो उस खर्च को शामिल किया जाएगा। संचार पे खर्च किया जा रहा है, बीमा पर किया जा रहा है, परिवहन पर किया जा रहा है। सपोज कि मान यहां से कहीं और गया जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। हम लोग किसी का ट्रांसपोर्टेशन हायर करेंगे या कोई हमारा ट्रांसपोर्टेशन हायर करेगा, तो या तो अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन किसी और का ले रहे हैं तो उसको भुगतान करेंगे। भुगतान करने का मतलब कि ये हमारे लिए इनविजिबल इंपोर्ट हो गया, क्योंकि इंपोर्ट में पैसा का भुगतान किया जाता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर अगर खर्च किया जा रहा है या हम लोग किसी को मैनेजमेंट दे रहे हैं या किसी से मैनेजमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए जो पेमेंट किया जाएगा वो तमाम चीजें यहां सर्विस में ये चीजें शामिल है। इसको याद रखिए, जिसको कि अदृश्य मद के अंतर्गत शामिल किया गया। अदृश्य मद में ही NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बेसिकली आपने जब नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने GNP भी पढ़ा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि देशवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित और विदेशियों के द्वारा देश में अर्जित जो आय होगा उसका अंतर ही ये NFIA कहलाएगा। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने विदेशों में जाकर के 100 रुपए अर्जित किया और विदेशी अपने यहां से 80 रुपए अर्जित करके ले गए, तो 100 माइनस 20 मतलब कि ये 20 रुपया का नेट प्रॉफिट होगा, वो भी इस अदृश्य मद में शामिल होगा। इसके अलावा विदेशों से अगर प्रेषित हो रहा है पैसा, प्रेषण हो रहा है, रेमिटेंस हो रहा है, कोई दान अनुदान या उपहार आ रहा है, उन सब का मौद्रिक मूल्य काउंट किया जाएगा। तो जब दृश्य और अदृश्य इन दोनों मदों को लेकर के इनके अंतर को निकाला जाएगा और मान लीजिए कि इस अंतर में, ऐसे में यहां लिखे हुए हैं, एक्सपोर्ट इन दोनों का मौद्रिक मूल्य में ज्यादा हो और इंपोर्ट इन दोनों का मौद्रिक टर्म में कम हो, तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, ये संतुलन वाली स्थिति है, पॉजिटिव स्थिति है, प्रतिकूल स्थिति है। इसी संदर्भ में हम लोग देखें कि विदेशी व्यापार के क्रम में 3 बातें सामने आती हैं, 1, 2 और 3। मैंने यहां लिख रखा है सेवाओं के लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 1। यहां हम बोर्ड पर आप यहां देखिए, भुगतान शेष संतुलन की स्थिति में कब होगा? जब 1, 2 और 3 का एक्सपोर्ट मतलब निर्यात और उन्हीं चीजों का आयात अगर दोनों बराबर हो, साइन दिए हुए हैं, मतलब कि शून्य वाली स्थिति हो, जितना हम लोगों ने भुगतान किया और जितना हम लोगों ने इन तीनों चीजों पर प्राप्त किया, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब कि ये संतुलन वाली स्थिति में। हालांकि ये जो संतुलन वाली भुगतान शेष की संकल्पना है ये यूटोपियन है, मतलब लिटरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन संतुलन वाली स्थिति ये मानी जाती है। भुगतान शेष प्रतिकूल या नेगेटिव तब मानी जाती है जब इन 1, 2, 3, इसको आप याद रखिए, मतलब कि वस्तु सेवा और वित्तीय पूंजी, इसका हम लोगों ने एक्सपोर्ट कम किया है, हम यहां माइनस में दिखा रहे हैं, मतलब कम, और इंपोर्ट ज्यादा किया है। तो एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, तो ये भुगतान शेष के प्रतिकूल स्थिति को दिखाएगा। भुगतान शेष में हमेशा याद रखिए वस्तु सेवा और ये बातें तीनों शामिल हैं, मुख्य रूप से वस्तु और सेवा को इसमें शामिल किया जाता है। अनुकूल तब होगा जब 1, 2, 3, फिर इसको देखिए, एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम हो, तो ये स्थिति जो होगी ये अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। सिर्फ अगर थोड़ा सा हट करके बात करें, सिर्फ अगर वस्तुओं, जिसको कि दृश्य मद कहते हैं, अगर सिर्फ इनके आयात निर्यात के मूल्य का अंतर निकाला जाए तो जो प्राप्त होगा वो होगा व्यापार शेष।
जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में वस्तुओं के साथ सेवाओं के आयात और निर्यात मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जब संतुलन, प्रतिकूल, अनुकूल, मतलब कि निगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ देख लिया, अब हम लोग आगे देखें। आगे ये होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पक्ष हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पक्ष हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, यहां देखिए, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, मतलब कि दृश्य मद, अदृश्य मद, और प्लस आपको यहां पर हस्तांतरण। इन तीनों को मिला करके बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। तो एक पक्ष हुआ चालू खाते पर भुगतान शेष, मतलब चालू खाते का भुगतान शेष का मतलब यह हुआ कि जब दृश्य मद, मतलब इसको हम लोग बीओटी बोले, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब दृश्य व्यापार के आयात निर्यात मूल्यों में जब अदृश्य आयात निर्यात के मूल्यों को जोड़ दिया जाएगा तो जो चीज सामने आएगा वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि व्यापार शेष में जब अदृश्य मदों के आयात और निर्यात मूल्य को जोड़ दिया जाएगा, ये प्लस ए, तब हो जाएगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट, मतलब कि चालू खाते पर भुगतान शेष। इसके तहत दिए जाने वाले और प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के जो भुगतान होंगे उनका समावेश किया जाएगा, और यह समावेशन, एडजस्टमेंट उसी साल में होगा। ठीक है, मतलब कि प्राप्तियों को जो मतलब एक्सपोर्ट के थ्रू आएगा। एक्सपोर्ट मतलब कि जिसको भेजा गया, जिससे प्राप्ति हुई। एक्सपोर्ट मतलब कि प्राप्ति को जोड़ दिया जाएगा, और व्यय मतलब जो भी खर्चा हुआ, जो भी इंपोर्ट पर पैसा लगा, उसको घटा दिया जाएगा। तो जो सामने आएगा वो कहलाएगा चालू खाते पर भुगतान शेष। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पक्ष हो गया करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ, और दूसरा यहां देखिए वित्तीय पूंजी, इसको हमने यहां पे घेर करके बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट रखा है। मतलब कि पूंजी खाते पर भुगतान शेष। पूंजी खाते के अंतर्गत ऋण, जमा और निवेश आता है, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक देश का विश्व के अन्य देशों से होने वाले जो वित्तीय लेन देन होंगे उनका लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। इसमें ऋणों का भुगतान, मतलब जो गया, और ऋणों की प्राप्ति, जो ऋण आया, उसको हम लोग काउंट करेंगे। कितना हम लोगों ने ऋण पे किया, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि बजट का सबसे बड़ा जो खर्च होता है वो है ब्याज भुगतान, तो ऋण उसका मूलधन। तो ऋणों का भुगतान कितना किया, ऋणों की प्राप्ति जो हम लोगों ने दे रखा है उसकी प्राप्ति कितनी हुई, हम लोगों ने किसी देश में कितना निवेश किया, या किसी देश के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा अपने देश में कितना निवेश किया गया, इन दोनों का मूल्यों का अंतर, मतलब कि कितना ऋण दिए, कितना निवेश किया, कितना ऋण प्राप्त किया, कितना निवेश आया, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब कि पूंजी खाते पर भुगतान शेष। ठीक है, यहां तक अगर समझ लिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पक्ष हैं, एक चालू खाते पर और एक पूंजी खाते पर। तब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं। जब करेंट अकाउंट में, दिखा चुके हैं आपको हम, जब करेंट अकाउंट में प्राप्तियां और भुगतान तथा पूंजी खाते में होने वाले प्राप्तियां और भुगतान दोनों मिलकर के अगर बराबर नहीं होते, मतलब कि इन चीजों से हम लोगों ने कितना अर्जित किया और इन चीजों के लिए हम लोगों ने कितना पे किया, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि इन तीनों को जोड़ के 100 रुपया हुआ जो हम लोगों ने पे किया, और 100 रुपया इन्हीं चीजों से हम लोगों ने प्राप्त किया, अगर दोनों ये बराबर है तो ये संतुलन होगा, और अगर नहीं है तो ये असंतुलन की स्थिति में जाएगा, जिसके विषय में हम यहां पर आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब कल्पना करें कि किसी देश का भुगतान शेष धनात्मक है, मतलब कि अनुकूल है, पॉजिटिव है। अगर किसी देश का भुगतान शेष जो है वो धनात्मक है, तो जितना अतिरिक्त राशि होगा, मतलब जो पैसा अर्न होगा, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि 100 रुपया हम लोगों ने 100 रुपया का हम लोगों ने इंपोर्ट किया और 200 रुपया का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो
ये 100 रुपया जो एडिशनल हो रहा है, 100 का इंपोर्ट और 200 का एक्सपोर्ट, तो 100 रुपया जो हुआ, ये जो 100 रुपया का अतिरिक्त राशि है ये IMF में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये किसी देश का जो पैसा होगा जो पॉजिटिव हो रहा है, लाभ वाली स्थिति में है, वो IMF में चला जाएगा। अगर ये प्रतिकूल हुआ तो जितना आपसे प्रतिकूल हो रहा है उतना पैसा एडजस्ट करने के लिए IMF से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो जितना रकम अतिरिक्त हो रहा है वो IMF में जमा हो जाएगा। अगर घट रहा है तो वो जो पैसा IMF में जमा है वहां से IMF भुगतान करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित कर देगा, दोनों को बराबर कर देगा। लेकिन अगर IMF के पास किसी देश का घाटे को चुकाने के लिए फंड नहीं हो, ठीक है, मान लीजिए कि पेमेंट करना है 100 रुपया, छोटा रकम लेकर के हम चल रहे हैं समझने के लिए, अगर IMF को घाटे को चुकाने के लिए 100 रुपया देना हो और उस देश का IMF में वो पैसा नहीं है, तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि IMF में घाटे को चुकाने के लिए फंड नहीं हो, तो ये जो स्थिति होगी ये भुगतान संतुलन का संकट या भुगतान संतुलन की समस्या कहलाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहां तक हम लोगों ने समझने का काम किया। हम फिर से एक बार ब्रीफ कर दें कि किसी देश का संपूर्ण वित्तीय विवरण होता है भुगतान शेष। इसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय पूंजी का एक निश्चित समय अवधि में लेखांकन किया जाता है और फिर यह देखा जाता है कि आयात ज्यादा हुआ या निर्यात ज्यादा हुआ, और आयात और निर्यात के मूल्यों के आधार पर किसी देश का व्यापार संतुलन, जिसमें सिर्फ दृश्य शामिल होगा, और भुगतान संतुलन, जिसमें कि दृश्य प्लस और दृश्य शामिल होगा, इन दोनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अंतर ही भुगतान संतुलन की स्थिति को बताएगा। और बाकी फिर ये स्थिति आप याद रखें। अब हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़े। हम लोग अगर भारत के विदेशी व्यापार को देखें तो भारत जो है वो विश्व के लगभग 190 राष्ट्रों के साथ व्यापार करता है, जिसमें से हम लोग 190 देशों को लगभग 8000 से अधिक उत्पाद का, सेवाओं का निर्यात करते हैं, और लगभग 140 देशों से हम लोग 6200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं। निर्यात का संख्या ज्यादा है, ठीक है, आयात का संख्या कम है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग ये पाते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार जो है या भारत का भुगतान संतुलन जो है ये हमेशा ही भारत के अगेंस्ट रहा है, मतलब कि प्रतिकूल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके दो आपवादिक वर्ष भी हैं जब भारत का भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। ये वर्ष थे 1972, 1973 और इसके अलावा 1976 और फिर 1977, मतलब कि 72, 73 और 76, 77, यही 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जब भारत का भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में रहा है, अनुकूल रहा है। बाकी समय में हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल ही रहा है। कारण यह है कि हम लोग संख्या में भले ही अधिक चीजें भेजते हों, ठीक है, लेकिन मौद्रिक मूल्य उनका लिटरली कम होता है। खैर, भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ रहा है, इस बात से कतई कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, और आजादी के बाद से इसमें ग्रेजुअली हम लोगों ने परिवर्तन भी देखा है। यह परिवर्तन इस रूप में भी दिखता है कि 2024 में, मतलब करेंट ईयर में, भारत जो है वो विश्व का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत आज की तारीख में विश्व का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक और 10वां सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक व्यापार में अपना स्थान रखता है। अगर हम लोग वस्तुगत निर्यात की बात करें, मतलब कि इसका दृश्य मदों का वस्तुगत निर्यात की बात करें, तो पिछले 10 वर्षों में बड़ा चेंज आया है। मतलब कि 2014 में दृश्य व्यापार में या वस्तुगत व्यापार में भारत की हिस्सेदारी विश्व में 1.70% थी, 1.70% थी, जो 2024 में बढ़कर के 1.82% हो गया है। और सेवाओं के, इसका बात कर रहे हैं हम लोग,
सेवाओं के निर्यात में भारत आज विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये बदलाव हम लोग निश्चित तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन बदलावों के बावजूद भारत का जो भुगतान संतुलन है 1972, 73 और 76, 77 को छोड़ करके हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहा है। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि अब तो बहुत सारा हम लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको 1 नंबर में जो दृश्य मध्य है उसमें क्या क्या शामिल है, ये सब चीजें आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या शुरुआत में ही आपने जरूरत के हिसाब से इसको एक स्क्रीनशॉट के तहत अपने पास सेव कर लिया होगा। हम लोग ये देखते हैं कि भारत में शुरू से ही विदेशी व्यापार हमारा जो असंतुलित रहा, इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अपने तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के उपाय किए। शुरुआती दौर में भारत ने संरक्षण की नीति के तहत देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने का काम किया। ठीक है, और भारत के आजादी के बाद भुगतान संतुलन की समस्या के लिए जो भारत में भारी मात्रा में पौंड और स्टर्लिंग जमा था, उसका इस्तेमाल करके, उसको डिपॉजिट करके हम लोगों ने अपने भुगतान संतुलन को दुरुस्त करने का काम किया था। इसके अलावा जो शुरुआती दौर में जो मौद्रिक संगठन है विश्व के, उनसे हम लोगों ने उधार लिया और उसके माध्यम से भुगतान करने का काम किया। शुरुआत में कुछ रेमिटेंस भी प्राप्त हुए थे, विदेशों से पैसे भी भेजे गए थे भारतीयों के द्वारा, लेकिन वक्त के साथ ये चीजें कम पड़ती चली गईं और भारत का भुगतान संतुलन लगातार गड़बड़ाता रहा। ठीक है, फिर से याद दिला दें कि 2 बार ऐसा हुआ कि हमारे पक्ष में गया, लेकिन ओवरऑल ये हमारे अगेंस्ट में ही गया है। संरक्षण की नीति के कारण सरकार को यह लगा था कि विदेशी व्यापार हमारा अच्छा जाएगा, भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन 90 के दशक के आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई, उत्पादन ठप हो गया, मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊपर चली गई, विदेशी जो पूंजी थे वो हमारे पास न के बराबर था, जो ऋण था उसको भुगतान करने के लिए अपने पास पैसा नहीं था। मतलब कुल मिला करके स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। ऐसी ही स्थिति में भारत ने जब IMF से ऋण की मांग की तो IMF ने कंडीशनल या सशर्त भारत को मदद देने की बात कही और कहा कि आप संरक्षण की नीति को छोड़ करके अपनी अर्थव्यवस्था को भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम करें, अपने देश के लिए बाजार जो है वो खोल दीजिए ताकि विदेशी वस्तु आपके यहां भी पहुंच सके। नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति को 24 जुलाई 1991 को एडॉप्ट किया और फिर LPG का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई। दरअसल भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने का सिंपली एक ही कारण है, निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि। तो इसको दुरुस्त करने के लिए इसी रेमेडीज को उठाना होगा, यही समस्या है, यहीं पर इसको हम लोग को पकड़ना भी होगा। मतलब कि निर्यात को बढ़ाना होगा और आयात को कम करना होगा। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए एक और जहां निर्यात के लिए नीतिगत और संस्थागत कदम उठाने होंगे। नीतिगत कदम उठाने का मतलब हुआ है कि जो निर्यातक है उनको वित्तीय सहायता दिया जाए, अपना जो कर नीति है, टैक्स पॉलिसी है, वो इस तरीके से रखा जाए कि निर्यातकों को विशेष छूट मिले, निर्यातकों को सब्सिडी उपलब्ध कराया जाए। एक उपाय ये हो सकता है। संस्थागत उपाय के तहत या संस्थागत सहायता के तहत ये होगा कि हम प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। तो पहला तो कि नीतिगत और संस्थागत उपाय के द्वारा निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही निर्यात कर में छूट देना, निर्यात की जो नीति है उसको सरल बनाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में या आज के इस वैश्वीकरण के दौर में बाजार में टिके रहने के लिए 2 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। एक तो क्वालिटी और दूसरा कॉस्टिंग। मतलब कि उत्पाद का गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए और फिर उसका जो कॉस्टिंग हो, उसका जो मूल्य है वो कंपैरेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी बहुत बेहतर है और दाम भी बहुत ज्यादा है
तो फिर वैश्विक बाजार में उस उत्पाद का बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो क्वालिटी और कॉस्टिंग पर ध्यान देना होगा और फिर इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। खैर, तो ये उपाय, इसके अलावा जो आवश्यक वस्तु है उनका उत्पादन किया जाए और जो आयातित वस्तुएं हैं उनका वैकल्पिक उत्पाद तैयार किया जाए, मतलब उनका आयात न करना पड़े, इसके लिए विकल्प ढूंढा जाए। विदेशों में बाजार क्रिएट करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए आज की तारीख में एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा माध्यम होता है। बिना एडवर्टाइजमेंट के अच्छी चीजें भी नहीं बिक पाती हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉपर तरीके से करना होगा और ये सारे काम निश्चित तौर पे भारत सरकार के माध्यम से या जो कंपनियां हैं वो अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये काम कर भी रही हैं, क्योंकि टैक्स पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगी लेकिन एडवर्टाइजमेंट का काम जो है वो कंपनियां भी कर सकती हैं अपने अपने स्तर से। तो ये चीजें अगर की जाएंगी तो निर्यात बढ़ेगा और आयात में कमी आएगी और निर्यात का बढ़ना और आयात में कम होना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अभी हम यहां पर बनाकर आपको दिखाए हैं कि सबसे बड़ा कारण होगा। इसी के माध्यम से दुरुस्त किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या किया है। तो भारत सरकार ने आजादी के बाद से ही, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि संरक्षण की नीति अपनाई, ठीक है। पौंड और स्टर्लिंग जो भारी मात्रा में जमा था उसको इस्तेमाल किया गया। विदेशों से जो प्रेषित किए गए प्रेषण आया, रेमिटेंस आया, उसको यूज किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थी उनसे उधार लिया गया और चुकाने का प्रयास किया गया। लेकिन हम लोग 90 के दशक तक आते आते परेशान हो गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो उसके बाद तो नई आर्थिक नीति लाई गई, लेकिन उसके पहले भी कई सारे काम भारत में निश्चित तौर पर किए गए हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त करने के लिए। जैसे भारत में ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मतलब कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की गई। ये 1965 में हुआ था और इस तरह का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्रिएट करने वाला, स्थापित करने वाला भारत एशिया का पहला देश था और पहला ये कांडला में ईपीजेड की स्थापना हुई। तो खैर ईपीजेड, इन चीजों को आप अपने तरीके से इलेबोरेट कीजिएगा। इसके बाद से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बेसिकली ईपीजेड का ये डेवलप फॉर्म है और इन दोनों का ही उद्देश्य क्या है, निर्यात को सुविधाजनक बनाना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना और एक ही स्थान पर वो तमाम चीजें उपलब्ध कराना और यहां जो चीजें तैयार की जाए उसका 100% निर्यात करना। तो एसईजेड को भी लाया गया 1/4/2000 से। ये पीटी में, जीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ये आया था 1965 में और मैंने बताया कि कांडला गुजरात में पहला ईपीजेड एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है कि निर्यात बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशियों के लिए देश का सामान सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया और ये अवमूल्यन भारत में अब तक 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और फिर 1991 में। 1991 में एक ही महीने में 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई 3 बार ये रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात बढ़े, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये सब नई आर्थिक नीति के लाए जाने से पहले का प्रक्रिया है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी, रुपये की परिवर्तनीयता। रुपये की परिवर्तनीयता, पहले इसका एक अर्थ भी जान लेना चाहिए। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना। देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना। मान लें कि $1 बराबर, कल्पना करें कि 80 रुपया है, तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना। मतलब कि $1 को प्राप्त करने के लिए अब देश की मुद्रा का मूल्य कम किया जा रहा है तो 80+ का भुगतान करना होगा। मतलब पहले 80 रुपया में $1 मिलता था, लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद 80 से ज्यादा में $1 मिलेगा। तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है कि निर्यात बढ़ता है और भारत ने ऐसा प्रयास 1949, 1966 और 1991 में किया था, नई आर्थिक नीति को एडॉप्ट करने से पहले। फिर इसके बाद रुपये की
परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी। रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ हुआ कि देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा का स्थानीय मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तन हो, मतलब कि एक्सचेंज रेट के आधार पर इसका परिवर्तन हो जाए। भारत में रुपये की परिवर्तनीयता मोटे तौर पर चालू खाते पर किया गया है और ये दो फेज में हुआ है। पहले 92-93 में आंशिक परिवर्तन किया गया, ठीक है, और फिर 94-95 से इसको पूर्ण परिवर्तनीय भी बना दिया गया, ठीक है। तो ये काम भी किया गया। इसके बाद फेरा के स्थान पर, फेरा जो 1973 में आया था, ठीक है, उसके स्थान पर 1 जून 2000 से ही फेमा को लाया गया, ठीक है। फेमा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जो विदेशी निवेश के लिए लिटरली माहौल तैयार करता है। तो फेरा के जगह पर फेमा लाया गया। फिर इसके अंतर्गत विदेशी निवेश का उदारीकरण, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन, ठीक है, विदेशी निवेश का उदारीकरण किया गया, मतलब कि निवेश के लिए माहौल बनाया गया। यह काम किया गया जिसके कारण से आज की तारीख में भारत में एफडीआई, एफआईआई भारी मात्रा में आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एफडीआई के मामले में, एफडीआई अंतर प्रवाह के मामले में भारत आज विश्व में 7वां राष्ट्र है, मतलब कि सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 7वां है। और यहां हम कुछ आंकड़ा लिख के रखे हैं कि 2023 में 448.896 बिलियन डॉलर का भारत में एफडीआई आया है। 448.896 हम लिख दे रहे हैं, 448.896 बिलियन डॉलर, इतना भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह हुआ है इन द ईयर 2023, ठीक है। तो ये एक निवेश का माहौल बना। इसके अलावा भारत में 2015 से लेकर के 20 तक के लिए विदेशी व्यापार नीति का निर्माण किया गया। 15 से लेकर के 20 तक मतलब 5 साल का पूरा एक स्पैन है, एक पीरियड है। ऐसी स्थिति में देश के निर्यातकों को, देश में आयातकों को सोचने का, रणनीति बनाने का मौका मिला। और जो विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 है, उसमें ही मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे चीजों को शामिल किया गया और उनको भी उसी विदेशी व्यापार नीति के तहत प्रोत्साहित करने का काम किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा ये जो तमाम प्रकार के कार्य किए गए, नई आर्थिक नीति को एडॉप्ट किया गया, उसके परिणाम स्वरूप हम लोग ये पाते हैं कि नई आर्थिक नीति के बाद बहुत सारा बदलाव आया और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई। घाटा तो अभी भी है, लेकिन घाटे की मात्रा कम हुई। रीजन ये रहा कि इस पूरी अवधि में, मतलब कि नई आर्थिक नीति के बाद, इन आंकड़ों का इस्तेमाल आप इंडियन इकोनॉमी में अलग टॉपिक में भी अगर इस तरह से जुड़ता रहे, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं कि उदारीकरण के, या जो उदारीकरण के बाद या नई आर्थिक नीति के बाद भारत में क्या कुछ बदलाव आया है। तो हम लोग एक तो देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तुलनात्मक रूप से कम हुआ है, हम वो भी बताएंगे, वो भी हम लिख रखे हैं। तो ये जो कमी आई वो इस कारण से हुआ क्योंकि भारत में एफडीआई और एफआईआई, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको कि एफपीआई भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसकी मात्रा बढ़ी है। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ा है। और अभी भारत में जो फॉरेन डिपॉजिट है वो है 641,590, 6,41,590 मिलियन डॉलर। ये इसी मंथ का रिपोर्ट है, 6,41,590 मिलियन डॉलर, इतना भारत में भी विदेशी पूंजी निवेश है। तो विदेशी पूंजी निवेश के कारण भी भुगतान संतुलन को दुरुस्त करने में सहायता मिलती है, तो इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा निजी प्रेषण भी बढ़ा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने वहां से देश के अंदर पैसा भी भेजने का काम किया है, तो रेमिटेंस बढ़ा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है, जिससे हम लोगों ने फॉरेन करेंसी अर्न किया है। भुगतान संतुलन को दुरुस्त करने में सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट भी बड़ा काम करता नजर आया है। इसके अलावा जो अनिवासी भारतीय हैं, एनआरआईज हैं,
उनका भारत में डिपॉजिट भी बढ़ा है। इन सब कारणों से भारत में विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा का जो फंड है वो बढ़ा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई है। तो सरकार के द्वारा किए जा रहे उपायों का परिणाम भी नजर आता है और ये परिणाम इस रूप में भी नजर आता है कि हमारा जो 2023-24 का भुगतान संतुलन है, घाटे में तो है लेकिन ये तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। 2023-24 एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका बात कर रहे हैं हम लोग? विजिबल प्लस इनविजिबल, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही शामिल होगा। हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है 776.80 अरब डॉलर का और हम लोगों ने इंपोर्ट किया है 854.80 अरब डॉलर का। तो देखिए इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा तो ये स्थिति निगेटिव ही जाती है, मतलब कि हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल है। कितना से? 78.12 अरब डॉलर से। आप इसको घटा लीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, ये जो आएगा ये माइनस में जा रहा है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा निगेटिव जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग 22-23 की तुलना करें तो 22-23 की तुलना में ये घाटा कम है 4.8% के हिसाब या 4.8% के हिसाब से ये घाटा कम हुआ है। और ये घाटा तब कम हुआ है जब वैश्विक व्यापार में अभी अवरोध बने हुए हैं, कई सारे हडल्स हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन के बीच में चलने वाले लड़ाई ने वैश्विक व्यापार को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। उधर इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई, और इन लड़ाइयों के कारण जो व्यापारिक मार्ग हैं वो भी बाधित हुए हैं। बावजूद इसके भारत ने 22-23 की तुलना में 23-24 में अपने भुगतान संतुलन को, व्यापार शेष को कम किया है। घाटा तो हुआ है लेकिन तुलनात्मक रूप से ये घाटा कम हुआ है। तो इसका परिणाम भी भारत सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से नजर आया है और ये प्रभाव सकारात्मक भी दिख रहा है। तो चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर के आएंगे, जिसमें मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अगला वीडियो मेरा शिवाजी पर बेस्ड होगा। कई सारे लोगों ने मराठा साम्राज्य पर वीडियो बनाने की बात कही है, तो हम कोशिश करेंगे कल परसों में हम मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हो सही तरीके से, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। इतना बोलने के बाद प्रतिक्रिया लिखना तो बनता है कम से कम। और इसके साथ ही वीडियो को अगर आप शेयर कर लें तो और बेहतर होगा, ताकि इसका रीच बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए इस तरह का काम और भी करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।